आसमान में गड़गड़ाती बिजली और तूफान के बीच एयर इंडिया फ्लाइट 101 अपनी डेस्टिनेशन जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने की दूसरी कोशिश करती है। इस प्लेन के कई इंस्ट्रूमेंट फेल हो चुके हैं और साथ ही इसका फ्यूल भी खत्म होने वाला है। यहाँ तक कि इस प्लेन का इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी ILS भी फेल हो चुका है, जो खासतौर से खराब मौसम में प्लेन को लैंड कराने के दौरान बहुत काम आता है। तेज बारिश और घने बादलों के बीच पायलट के लिए रनवे को देख पाना भी मुमकिन नहीं है। हर एक बीतते सेकंड के साथ प्लेन का फ्यूल खत्म हो रहा है। ऐसे में पायलट को जितना जल्दी हो सके प्लेन को लैंड कराना होगा। प्लेन में सवार सभी 357 पैसेंजर्स की जिंदगी अब सिर्फ इस चीज पर टिकी है कि पायलट अगले 1 मिनट में क्या फैसला लेते हैं। क्या ये प्लेन को सुरक्षित लैंड कराने में सफल हो पाते हैं या फिर इतिहास में एक और प्लेन क्रैश हादसा शामिल हो जाता है। ये कहानी है एयर इंडिया फ्लाइट 101 की, जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। पर ये वीडियो शुरू करने से पहले हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट बनाने में हमारा बहुत सारा टाइम और एफर्ट लगता है और आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें ऐसे ही काम करने का एनकरेजमेंट मिलेगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्यारह दिसंबर 2018 की वो रात के 1 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 342 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स न्यूयॉर्क जाने वाली अपनी फ्लाइट के लिए तैयार होते हैं। करीब 14 घंटे की इस लंबी एयर इंडिया फ्लाइट 101 को न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना था। इस फ्लाइट में बोइंग 777-300 प्लेन का इस्तेमाल किया जाना था, जो एक बहुत ही रिलायबल एयरक्राफ्ट माना जाता है। इस पर्टिकुलर फ्लाइट में यूज किया जा रहा बोइंग 777-300 को एयर इंडिया ने 2009 में खरीदा था और अभी तक इसमें कोई खास खराबी या खामी नोट नहीं की गई थी। फ्लाइट की कमान 49 साल के अनुभवी पायलट कैप्टन रुस्तम पालिया के हाथ में थी, जिनके पास 777-300 को उड़ाने का 3500 घंटों से ज्यादा का एक्सपीरियंस था और कॉकपिट में उनका साथ देने के लिए एज अ को पायलट कैप्टन विकास मौजूद थे। अब क्योंकि ये एक 14 घंटे की लंबी फ्लाइट थी, इसलिए कॉकपिट में रिलीफ पायलट के तौर पर कैप्टन सुशांत सिंह और DS भट्टी की भी ड्यूटी लगाई गई थी। कमाल की बात यह है कि ये चारों एक दूसरे के साथ पहली बार फ्लाई करने वाले थे और इन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज उनके प्लेन में एक के बाद एक कई फेलियर होने वाले हैं। इस प्लेन में सबसे पहली गड़बड़ी उड़ान भरने से पहले प्री फ्लाइट ब्रीफिंग के दौरान सामने आती है, जब इंजीनियरिंग स्टाफ की तरफ से बताया जाता है कि प्लेन की ऑक्सिलरी पावर यूनिट यानी APU काम नहीं कर रहा है। बता दें कि 777-300 जैसे प्लेन में APU का काम मेन इंजन के फेल होने की स्थिति में पावर प्रोवाइड करना होता है। इसलिए कैप्टन और बाकी के तीनों पायलट इस प्रॉब्लम को इतना क्रिटिकल नहीं मानते और बिना APU के इसी प्लेन के साथ फ्लाइट को न्यूयॉर्क ले जाने का फैसला करते हैं। लेकिन न्यूयॉर्क में मौसम खराब होने की जानकारी मिलने पर कैप्टन प्लेन में 800 किलो एक्स्ट्रा फ्यूल भरवा लेते हैं, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में अगर उन्हें किसी दूसरे एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़े तो ये फ्यूल काम आए। इस तरह सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद पुश बैक व टैक्सिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। और 1 घंटा लेट होने के बाद रात में 3 बजे ये फ्लाइट दिल्ली से न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए टेक ऑफ कर जाती है। टेक ऑफ करने के सिर्फ 40 मिनट के बाद जब प्लेन पाकिस्तान के एयर स्पेस में 30,000 फीट की ऊंचाई पर होता है तो इस फ्लाइट की सबसे पहली प्रॉब्लम सामने आती है। दरअसल स्क्रीन पर एक वार्निंग मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है सिंगल सोर्स रेडियो अल्टीमीटर। इसका मतलब प्लेन में सिर्फ एक ही रेडियो अल्टीमीटर चल रहा होता है। बता दें कि रेडियो अल्टीमीटर का काम प्लेन के ऑल्टीट्यूड को कैलकुलेट करना होता है। इसके लिए ये रेडियो वेव्स को प्लेन से नीचे धरती की तरफ भेजता है और फिर उन वेव्स के वापस प्लेन तक आने में लिए गए टाइम से ये ऑल्टीट्यूड की कैलकुलेशन करता है।
बोइंग 777-300 या उसके जैसे दूसरे एयरक्राफ्ट्स में 3 रेडियो अल्टीमीटर लगे होते हैं ताकि अगर एक खराब भी हो जाए तो बाकी के 2 से काम चलाया जा सके। क्योंकि ऑल्टीट्यूड का सटीक अंदाजा लगाने के लिए कम से कम 2 अल्टीमीटर तो होने ही चाहिए ताकि एक अल्टीमीटर की गणना को दूसरे से क्रॉस वेरीफाई किया जा सके। लेकिन इस प्लेन में एक के साथ 2 अल्टीमीटर खराब हो गए थे। पायलट्स की दिक्कत ये थी कि अब अकेले अल्टीमीटर पर वो भरोसा कैसे करें, क्योंकि यही ऑल्टीट्यूड पर फ्लाई करने और ब्लैंडिंग में रेडियो अल्टीमीटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट इस सिचुएशन में उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो एक अल्टीमीटर के साथ ही आगे बढ़ना जारी रखते हैं। करीब 10 घंटे का सफर तय करने के बाद जब ये प्लेन अटलांटिक महासागर के ऊपर से फ्लाई कर रहा होता है तो इसमें दूसरी बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। और इस बार पायलट्स को वार्निंग मिलती है कि प्लेन का TCAS सिस्टम काम नहीं कर रहा है। TCAS यानी ट्रैफिक अलर्ट एंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, यह आसमान में पायलट्स के लिए तीसरी आंख का काम करता है। ये रेडार का इस्तेमाल करके आसपास उड़ रहे विमानों पर नजर रखता है और अगर कोई विमान बहुत करीब आ जाए तो टकराने से बचाने के लिए पायलट्स को अलर्ट करते हुए ऊपर या नीचे जाने के लिए संदेश भेजता है। वैसे तो पायलट्स के क्रूज फेज के दौरान TCAS का कोई बहुत बड़ा यूज नहीं होता है, लेकिन टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है इसलिए उस टाइम TCAS की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। सावधानी बहुत ही जरूरी है, फिर चाहे वो हवाई यात्रा हो या आपके घर की सुरक्षा। इसलिए हमारे आज के वीडियो के स्पॉन्सर हैं D3D सिक्योरिटी सिस्टम एंड CCTV कैमरा। D3D सिक्योरिटी सिस्टम को आसानी से सिर्फ 10 मिनट में इंस्टॉल कर सकते हैं और पलक झपकते ही आपके परिवार को दे सकते हैं एक ऐसा सिक्योरिटी गार्ड जो हर वक्त उनकी सुरक्षा और हिफाजत के लिए तैयार है। D3D सिक्योरिटी सिस्टम के सेंसर्स आपके घर में इंफ्रारेड रेस का ऐसा अचूक सुरक्षा चक्र बनाते हैं जिसके कारण कोई भी अनजान आदमी आपकी परमिशन के बिना घर में दाखिल नहीं हो सकता। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक स्पेशल कूपन कोड भी दे रहे हैं जिसका उपयोग करके आप स्पेशल डिस्काउंट भी पा सकते हैं। और आइए इसी के साथ वापस आते हैं अपनी केस स्टडी पर। अब यहां पर पायलट्स की चिंता बढ़ना शुरू होती है क्योंकि इस तरह एक के बाद एक इंस्ट्रूमेंट्स का फेल होना यह कोई कॉमन बात नहीं थी। ऐसे में पायलट्स को यह चिंता सताने लगती है कि कहीं प्लेन में कोई बड़ी गड़बड़ तो नहीं हो गई जिसकी वजह से ये एक के बाद एक इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो रहे हैं। खैर, इस बात का पता लगाने का उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना जारी रखते हैं और अगले कुछ ही घंटों में उनका प्लेन न्यूयॉर्क के एयर स्पेस में एंटर कर जाता है। न्यूयॉर्क में इस समय सुबह के 6:10 का समय हो रहा होता है और जैसा कि अनुमान था JF कैनेडी एयरपोर्ट के चारों तरफ आसमान में काले बादल और झमाझम बारिश हो रही होती है। मीटेरोलॉजिकल टर्मिनल एविएशन रूटीन वेदर रिपोर्ट यानी मीटर रनवे 04 राइट के लिए क्वार्टर स्टैट्यूट माइल की विजिबिलिटी और 200 मीटर की वर्टिकल विजिबिलिटी इंडिकेट करता है। बता दें कि एक स्टैट्यूट माइल 5280 फीट के बराबर होता है। इसी समय पायलट अप्रोच कंट्रोलर से कांटेक्ट करते हैं और रनवे 04 राइट के लिए अप्रोच क्लियरेंस मांगते हैं और अप्रोच कंट्रोलर की तरफ से उन्हें तुरंत ही क्लियरेंस दे दिया जाता है। अब यहाँ पर पायलट्स प्लेन को रनवे की तरफ गाइड करने के लिए ILS का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही इसे ऑन करने का ट्राई करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि प्लेन का ILS लोकलाइजर और गाइड स्लोप को कैप्चर नहीं कर रहा है। इसका मतलब प्लेन का इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी ILS भी फेल हो चुका था। बता दें कि लैंडिंग के दौरान ILS बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ये रनवे से निकलने वाले स्पेशल रेडियो सिग्नल्स और एंटीना का इस्तेमाल करके पायलट्स को बताता है कि वो अभी कितनी ऊंचाई पर हैं या लैंडिंग करने के लिए उन्हें किस दिशा या किस एंगल में आगे बढ़ना है। साथ ही प्लेन के ऑटो लैंड करने के लिए भी ILS का चलना जरूरी होता है। खास तौर से खराब मौसम के दौरान ILS की इंपॉर्टेंस कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन इस फ्लाइट 101 का ILS रनवे के आने वाले सिग्नल्स को पकड़ नहीं पा रहा था। ऐसे में पायलट्स को LNAV VNAV अप्रोच का इस्तेमाल करके प्लेन को मैन्युअली ही सही दिशा की तरफ पॉइंट करना पड़ता है।
बता दें कि LNAV VNAV अप्रोच में GPS का इस्तेमाल होता है और ये ILS के जितना सटीक नहीं होता। ऐसे में इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हुए पायलट्स का रनवे को विजुअली अपनी आंखों से देखना जरूरी हो जाता है। I could try a VNAV approach, a quick VNAV approach over here. अब जैसे ही प्लेन रनवे के करीब पहुंचता है, पायलट्स फौरन लैंडिंग गियर डाउन कर देते हैं। लेकिन ऐसा करते ही प्लेन में एक नया वार्निंग अलार्म बजने लगता है, जो ये बोलता है कि लैंडिंग गियर पूरी तरह डाउन नहीं हुआ है। अब इस अलार्म के बजते ही कॉकपिट में एक हड़बड़ी सी मच जाती है और पायलट ऐसा होने के कारण का पता लगाने लगते हैं। थोड़ी जांच के बाद उन्हें पता चलता है कि ये एक फॉल्स अलार्म था, क्योंकि प्लेन का लैंडिंग गियर पूरी तरह डाउन था। मगर इस अलार्म की वजह से हुए डिस्ट्रैक्शन के चलते पायलट प्लेन को लैंडिंग के लिए स्टेबलाइज करने में फेल हो जाते हैं और लास्ट मोमेंट पर लैंडिंग अबॉर्ट करके उन्हें गो अराउंड के लिए जाना पड़ता है। पायलट प्लेन को वापस से 2000 फीट की ऊंचाई पर लेकर जाते हैं और डिपार्चर कंट्रोलर से कांटेक्ट करके उन्हें बताते हैं कि उनके प्लेन में एक साथ कई गड़बड़ हुई हैं और वो अभी लैंड करने के लिए तैयार नहीं हैं। पायलट के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि बादलों की वजह से वो रनवे को नहीं देख पा रहे थे। यहां आपको बता दें कि जमीन से बादल के निचले हिस्से तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्लाउड सीलिंग कहा जाता है। यानी क्लाउड सीलिंग से ही ये तय होता है कि पायलट को कितनी हाइट पर आने के बाद अपनी आंखों से रनवे दिखाई देगा। अब ILS अगर काम कर रहा हो तो क्लाउड सीलिंग के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बिना ILS के पायलट को कम से कम 600 फीट की क्लाउड सीलिंग हर हाल में चाहिए होती है। यानी पायलट को 600 फीट की ऊंचाई से रनवे दिखाई देना स्टार्ट हो जाना चाहिए। मगर दिक्कत ये थी कि जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर आज क्लाउड सीलिंग सिर्फ 200 फीट की थी। इसका मतलब 200 फीट के ऊपर से पायलट रनवे को देख ही नहीं सकते थे। और सिर्फ जॉन एफ कैनेडी ही नहीं, बल्कि आसपास के 2 अल्टरनेटिव एयरपोर्ट्स न्यूवर्क और स्टीवर्ट पर भी क्लाउड सीलिंग 200 फीट पर थी। पायलट्स के लिए एक परेशानी ये भी थी कि उनके प्लेन में इतना फ्यूल नहीं था कि वो न्यूयॉर्क की जगह दूसरे शहर के किसी एयरपोर्ट पर लैंड कर लें। उन्हें हर हाल में न्यूयॉर्क के ही किसी एयरपोर्ट पर लैंड करना था, वो भी जितना जल्दी हो सके। दिल्ली में कैप्टन ने जो 800 किलो एक्स्ट्रा फ्यूल प्लेन में लोड करवाया था, वो अब इनके काम आ रहा था। इस दौरान कैप्टन और डिपार्चर कंट्रोलर के बीच एक लंबा डिस्कशन होता है कि उन्हें किस एयरपोर्ट पर लैंड करना चाहिए। इसी डिस्कशन के दौरान डिपार्चर कंट्रोलर के द्वारा कैप्टन को बताया जाता है कि अभी अभी मिले मीटर के अनुसार न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर क्लाउड सीलिंग खिसक कर 400 फीट पर आ गई है। हालांकि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट यानी 600 फीट से अभी भी काफ़ी कम थी, लेकिन फ्यूल की कमी के चलते पायलट्स न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर लैंड करना तय कर लेते हैं। दरअसल इस समय प्लेन में केवल 7200 किलो फ्यूल ही बचा था, जो इसे सिर्फ न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर लैंड करवा सकता था। मतलब पायलट अब दूसरी बार गो अराउंड नहीं कर सकते थे, इन्हें हर हाल में इसी अटेम्प्ट में लैंडिंग करनी थी। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के करीब पहुंचने के बाद पायलट्स वहां के कंट्रोल टावर से कनेक्ट करके क्लियरेंस की मांग करते हैं, जो उन्हें तुरंत दे दिया जाता है। इसके बाद कंट्रोलर इमरजेंसी व्हीकल्स और दूसरी आपातकालीन सेवाओं को रनवे के करीब भेज देते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। इस समय इस प्लेन को फ्लाई करते हुए 14 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका होता है। ऐसे में पायलट्स के स्ट्रेस लेवल का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। आखिरकार पायलट प्लेन को रनवे की तरफ बढ़ाते हैं। हालांकि कॉकपिट के बाहर उन्हें बादलों के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। हर एक बीतते सेकंड के साथ पायलट्स की चिंता बढ़ती जाती है। इस समय प्लेन 1000 फीट की ऊंचाई पर होता है, जो इसके आइडियल डिसेंट पाथ से काफ़ी ज़्यादा था। अगर इसे ठीक नहीं किया जाता तो ये लैंडिंग फेल हो जाती और पायलट को गो अराउंड के लिए जाना पड़ता, जिसके लिए प्लेन में फ्यूल ही नहीं था। इसलिए कैप्टन पालिया तुरंत एक्शन लेते हुए प्लेन की नोज को डाउन कर देते हैं। इसमें प्लेन का ऑल्टीट्यूड तो कम हो जाता है, लेकिन साथ ही उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। आखिरकार प्लेन 400 फीट के ऑल्टीट्यूड को क्रॉस करके क्लाउड सीलिंग के पार निकल जाता है और पहली बार पायलट को रनवे दिखाई देता है।
यहाँ पायलट को एहसास होता है कि उनके प्लेन का ऑल्टीट्यूड जरूरत के हिसाब से अभी भी काफी ज्यादा है। साथ ही उनकी दिशा सही रास्ते की जगह राइट साइड की तरफ मुड़ी हुई है। ऐसे में कैप्टन पालिया तुरंत प्लेन की नोज को डाउन करके उसे लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा मोड़ देते हैं, जिससे प्लेन का ऑल्टीट्यूड भी कम हो जाता है और वो रनवे की तरफ सही दिशा को भी पकड़ लेता है। बिना ILS सिस्टम के प्लेन बादलों के बीच से होता हुआ तेजी से नीचे की तरफ आ रहा था। हालांकि कैप्टन पालिया बहुत ही हिम्मत और सूझबूझ के साथ अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए प्लेन को रनवे की तरफ ला रहे थे, लेकिन फिर भी बिना ILS सिस्टम के इस वक्त प्लेन को बादलों के बीच से नीचे लाना अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। 357 लोगों की जिंदगी और मौत अब सिर्फ पायलट के एक्सपीरियंस और हिम्मत के भरोसे थी। हर बीतते लम्हे के साथ जहां पायलट को यह डर था कि कहीं प्लेन किसी बिल्डिंग से ना टकरा जाए, वहीं किसी भी वक्त प्लेन में फ्यूल खत्म होने का डर उनके दिलो दिमाग में सिहरन पैदा कर रहा था। तूफान और तेज हवा के बीच बादलों को चीरता हुआ प्लेन तेजी से नीचे आता जा रहा था। भगवान को याद करते हुए कप्तान पालिया बड़ी ही हिम्मत के साथ आखिरकार प्लेन को रनवे की सही डायरेक्शन में ले आते हैं। बादलों के बीच तेजी से हिचकोले खाता हुआ प्लेन रनवे को टच करता है। – 160 मील पर आवर की स्पीड से प्लेन गीले रनवे पर दौड़ने लगता है। पायलट तुरंत ही ब्रेक और स्पॉइलर का इस्तेमाल करके प्लेन की स्पीड को कम करते हैं और रनवे खत्म होने से कुछ ही दूर प्लेन सही सलामत रुक जाता है। पैसेंजर के साथ साथ पायलट की भी जान में जान आती है और सभी हाथ जोड़कर इस चमत्कार के लिए भगवान को शुक्रिया करते हैं। रनवे पर मौजूद इमरजेंसी सर्विसेज तुरंत कांटेक्ट करके पूछती हैं कि क्या उन्हें किसी तरह की मदद की जरूरत है, लेकिन कैप्टन कोई भी मदद लेने से इनकार कर देते हैं क्योंकि प्लेन में मौजूद सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स पूरी तरह से सही सलामत थे। इस प्लेन के लैंड करने के सिर्फ 10 मिनट बाद ही ये पूरा एयरपोर्ट एक भयंकर तूफान की चपेट में आ जाता है और इस वक्त सब लोग ये सोचते हैं कि अगर लैंडिंग करने में थोड़ी और देरी हुई होती तो अंजाम बहुत भयानक हो सकता था। अब इस प्लेन के इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ फेल क्यों हुए, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि यह घटना प्लेन के मेन कंप्यूटर में मेल फंक्शनिंग की वजह से हुई थी, लेकिन इसके बारे में दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि एयर इंडिया की तरफ से इस घटना की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कभी जारी ही नहीं की गई। खैर, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन पायलट्स और प्लेन के कैप्टन ने जिस तरह इस सिचुएशन को हैंडल किया उसको हमेशा एक एग्जाम्पल के रूप में याद रखा जाएगा। बाकी हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।